नमस्कार, आप सभी का नंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सबके समक्ष आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास या किसी भी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण के क्या-क्या आधार बनते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको अगर काल विभाजन एवं नामकरण ना किया जाए, तो साहित्य के इतिहास को समझने में किस तरह से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, इस की हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो आगे तक इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग लाभान्वित होने के लिए इसको अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पे चर्चा करूँगा कि आखिर ये काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या क बिना काल विभाजन के हम साहित्य के इतिहास को नहीं समझ सकते? और करते हैं तो क्यों करते हैं? तो इस प्रश्न का अगर सही से उत्तर खोजा जाए, समझने का प्रयास किया जाए, तो मित्रों देखा जाए तो हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य के इतिहास की जो एक धारा, जो प्रवाह आदिकाल से लेकर के शुरुआत से लेकर के अब तक जो चली आ रही है, उस धारा में अगर बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी प्रवृत्तियाँ युगों के अनुकूल उत्पन्न होती हैं और उनका अवसान होता है। फिर जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं, पुनः नई प्रवृत्तियों का जन्म होता है और उनका फिर अवसान होता है। इस तरह से पूरी साहित्य के इतिहास की धारा में विविध प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म होता है, उनका अवसान होता है। तो और जो साहित्य है, उन प्रवृत्तियों के अनुकूल ही चलता है। इसलिए साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उन प्रवृत्तियों को विशेष कालखंडों में बाँट करके साहित्य के इतिहास को संपूर्ण कालखंडों में बाँट करके तब यदि हम उसको समझेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साहित्य की इतिहास की जो धारा है, शुरू से लेकर के अंत तक, यानी ये आदिकाल इसको मान लें, आदिकाल से लेकर के अब तक की जो धारा है, इसमें देखिए बहुत सारी प्रवृत्तियाँ उद्भूत हुई, उनका उद्भव हुआ और उनका अवसान होता गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक प्रवृत्ति, यहाँ से यहाँ तक दूसरी प्रवृत्ति, यहाँ से यहाँ तक तीसरी और यहाँ अगली प्रवृत्ति, इस तरह से। अब इसमें देखा जाए तो यदि इस पूरी धारा को एक साथ समझने का प्रयास किया जाएगा, तो उतना बेहतरीन ढंग से समझने में हमें आसानी नहीं होगी। इसलिए पूरी धारा को, पूरी साहित्य की जो धारा है, प्राचीन काल से लेकर आज तक के, इसको प्रवृत्तियों के अनुकूल हर कालखंडों में विभाजित करना पड़ेगा। कालखंडों में विभाजित करके उसका एक-एक कालखंड का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण करके साहित्य के इतिहास को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे हिंदी साहित्य के ही इतिहास को हम देख लें तो आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, फिर भक्ति काल, उसके बाद रीति काल, फिर आधुनिक काल। अब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियां अलग हैं। उसके बाद भक्ति काल, आदिकाल के लास्ट में और भक्ति काल की शुरुआत में जनता की प्रवृत्तियों में, चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हुआ, भक्ति काल का आगमन हुआ। तो इस विशेष जो कालखंड है संक्रमण वाला, ये पूरा एरिया, इसको अलग अलग कर करके जब अध्ययन करते हैं तो पूरे साहित्य इतिहास की परंपरा को अच्छे से समझ में आता है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। कि शुक्ल जी ने ये लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की प्रवृत्तियों की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन हो जाता है। और साहित्य की जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। और जो जनता की चित्तवृत्तियां होती हैं वो बहुत कुछ
उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक परिवेश के अनुकूल परिवर्तित होती हैं। तो इस कथन पे अगर ध्यान दिया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो देखा जाए तो पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसी तरह से कई प्रवृत्तियों में गुजरता रहा है। जैसे प्राचीन काल से अब तक देखा जाए तो आदिकाल का जो समय है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। राजपूत कालीन शासन व्यवस्था थी, फिर सल्तनत युग आया, फिर मुगल युग आया, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासन काल आया। तो इन सब शासन कालों के अनुकूल ही साहित्य की, जनता की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता गया और उसी के अनुकूल साहित्य में भी परिवर्तन होता गया। तो इसलिए साहित्य की पूरी धारा को अच्छे से समझने के लिए कालखंडों में विभाजन आवश्यक होता है और काल विभाजन की इसीलिए बहुत ही अति आवश्यकता पड़ती है। अब आइए हम लोग अगली चर्चा करते हैं कि आखिर नामकरण की क्या आवश्यकता पड़ती है। नामकरण क्यों आवश्यक है? नामकरण। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि काल विभाजन तो मैंने कर दिया, किसी भी साहित्य के इतिहासकार ने इस काल विभाजन कर दिया, लेकिन बिना नाम के हर काल का यदि नाम नहीं रखा जाएगा तो ये घाल-मेल की स्थिति बनेगी और किस काल से क्या ध्वनित होगा, क्या प्रवृत्तियां स्पष्ट होगी, ये स्थिति क्लियर नहीं होगी। और नामकरण कर देने से उस नाम के साथ उस काल की सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक प्रवृत्तियां जुड़ी होती हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे किसी व्यक्ति के नाम से उसका केवल नाम ही ध्वनित नहीं होता, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके कार्य व्यवहार में जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो सब कुछ ध्वनित होकर के आ जाती हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम लेने से महात्मा गांधी के विभिन्न योगदान, उनके गुणों, उनके स्वभावों के विषय में चर्चा हो जाती है। किसी देश का नाम हमारे दृष्टि पटल पे उभरते ही उस देश की शासन प्रणाली, उस देश की जीवनचर्या, वहाँ का सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश उभर करके आ जाता है। उसी तरह से हर कालखंड का एक नाम होना आवश्यक होता है और उस कालखंड के नाम के पीछे कुछ ऐसे आधार होते हैं जो उस कालखंड की मूल जो प्रवृत्ति है या जो मूल विशेषता है उसको व्यक्त कर सकें अच्छे से। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर नामकरण के कौन-कौन से आधार हो सकते हैं जिनके आधार पे साहित्य इतिहास के काल विभाजन जो हुआ है उसका नामकरण किया जा सकता है। उसमें से सबसे पहला आधार होता है मूल साहित्यिक प्रवृत्ति। मूल साहित्यिक प्रवृत्ति। अब इसमें मित्रों ये ध्यान दिया जाता है कि उस कालखंड की ये खोजने का प्रयास किया जाता है, ये शोध करने का प्रयास किया जाता है कि उस कालखंड की मूल साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है, जिसके इर्द-गिर्द उस काल का साहित्य घूमा है। यानी उस काल के साहित्य को व्यक्त करने के लिए वो नाम बेहतर है। उस प्रवृत्ति को खोजते हैं और उसके अनुसार उसका नामकरण करते हैं। तो इस आधार पे हिंदी साहित्य में नामकरण कुछ किए गए हैं, जैसे रीतिकाल है, रीतिकाल। और दूसरा जो नामकरण है वो छायावाद। रीतिकाल और छायावाद ये मूल साहित्यिक प्रवृत्ति, चूंकि रीतिकाल की प्रवृत्तियां इसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, इसमें छायावादी तत्व विस्तार से दृष्टिगोचर होते हैं। इस आधार पे, मूल साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पे इन कालों का नाम किया गया। आगे की कक्षाओं में इसको और व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अच्छा, जो दूसरा आधार बनता है वो होता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति। मित्रों इसमें ये देखा जाता है कि उस कालखंड में यदि कोई मूल साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं है या कोई ऐसी घटना, ऐसी
परिस्थितियाँ घटित हुई हैं कि वो पूरे राष्ट्रीय जीवन और सांस्कृतिक जीवन को अत्यंत गहराई के साथ प्रभावित की हैं। अ, उसमें केवल साहित्य ही नहीं प्रभावित हुआ है, समाज ही नहीं प्रभावित हुआ, बल्कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाओं पे उसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार साहित्य के इतिहास का नामकरण किया जाता है। साहित्य के इतिहास का जो काल है, वो कालखंड है, उसका नामकरण किया जाता है। हिंदी साहित्य में जैसे इस तरह का नामकरण है भक्ति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये जो दो नाम हैं, ये इस समय का इतिहास साहित्य का आप उठा के देखेंगे तो भक्ति काल जो प्रवृत्ति है, लंबे समय तक उस समय उस समाज को बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया, साहित्य की धारा को प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया, सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन सब में बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसलिए इस कालखंड का नामकरण भक्ति काल रखा गया और उसमें विशेष किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। उसी तरह से जो आधुनिक काल नामकरण किया गया, चूँकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे परिवेशीय बदलाव हुए थे कि उस समय आधुनिक विचारधाराओं का जन्म हो रहा था और वो आधुनिक विचारधाराएँ साहित्य को भी प्रभावित की, समाज को, व्यक्ति की चेतना को, राष्ट्र की चेतना को, सबको प्रभावित किया, इसलिए उस कालखंड का नामकरण आधुनिक काल रखा गया। अब अगला जो आधार बनता है नामकरण का, वो होता है निर्विशेष। निर्विशेष कालवाचक। अब इसमें मित्रों ये होता है ऐसा कालखंड जिसमें कोई एक प्रवृत्ति ना केंद्र में हो, कई तरह की प्रवृत्तियां हों, साहित्यिक प्रवृत्तियां हों और किसी एक प्रवृत्ति के आधार पे नामकरण करना बड़ा कठिन हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा नामकरण किया जाता है जिसमें लगभग सभी प्रवृत्तियां समाहित हो जाती हैं। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में ये ऐसे ही नामकरण है आदिकाल। आदिकाल, चूंकि आदिकाल के साहित्य पे यदि हम लोग दृष्टि डालेंगे, नजर डालेंगे तो देखा जाएगा कि वहां पे कई तरह की प्रवृत्तियां थी। वीर गाथात्मक साहित्य भी लिखा जा रहा था, धार्मिक साहित्य भी लिखा जा रहा था और श्रृंगारिकता से युक्त साहित्य भी लिखा जा रहा था। लौकिक साहित्य कुछ मामले में भी, जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे कवि जो हैं वो लौकिक साहित्य में भी प्रवृत्त थे। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई एक नामकरण, एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए नामकरण करना उपयुक्त नहीं रहेगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वीर गाथा काल उसका नाम दिया, किंतु वो एक पक्षीय साबित हुआ। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका नाम आदिकाल किया, जो लगभग लगभग विद्वानों के द्वारा मान्य है। तो ये नामकरण के आधार हैं। अगला जो आधार बनता है साहित्य के इतिहास के नामकरण का, वो है लोकनायक। लोकनायक या साहित्यिक नेता। साहित्यिक नेता, ये आधार इस तरह से बनता है जैसे कोई उस कालखंड विशेष में कोई लोकनायक इस स्तर का बना है जिसने वहां की संपूर्ण साहित्य की धारा को प्रभावित किया है, समाज को प्रभावित किया है, तो उसके नाम पे किया जा सकता है। या कोई साहित्यिक नेता, कोई ऐसा साहित्यकार व्यक्तित्व उभर के आया है जिसने उस कालखंड की साहित्य की संपूर्ण धारा को अधिकांश मात्रा में प्रभावित किया है, उसके इर्द गिर्द घूमा है वो धारा। उस साहित्यिक नेता के नाम पर कालखंड का नामकरण किया जा सकता है। जैसे हिंदी साहित्य में मिलता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इस पे हम लोग देखेंगे तो भारतेंदु युग पे यदि नजर डालेंगे तो अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उस युग के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने स्वयं तो साहित्य रचना की ही, नई नई विधाओं में साहित्य रचना की
अपने साथ के कई लेखकों जो उनके सहयोगी थे उनको भी साहित्य रचना में प्रवृत्त किया। तो इसलिए उस काल के नामकरण के संदर्भ में इनके नाम के आधार पे उस कालखंड का नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती और लगभग विद्वानों की आम सहमति है। उसी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने युग के निर्माण में यानी उस समय के कालखंड में जो साहित्यिक प्रवृत्ति थी उसका परिमार्जन, परिष्कार और एक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उस युग का नाम द्विवेदी युग रख दिया गया। अब मित्रों आते हैं, देखते हैं जो अगला आधार है नामकरण का, वो होता है शासक का व्यक्तित्व। शासक का व्यक्तित्व यानी ये जो नामकरण का आधार होता है, इसमें उस कालखंड में यदि कोई शासक, महान शासक हुआ है जिसने साहित्य की धारा को भी मूल रूप से प्रभावित किया है, तो उस शासक के नाम पर भी उस कालखंड का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलता है, हालांकि अंग्रेजी साहित्य में ऐसा मिलता है, जैसे एलिजाबेथ युग और विक्टोरिया युग। तो इस तरह से मित्रों मैंने आप लोगों के समक्ष ये चर्चा किया कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है, काल विभाजन के क्या-क्या आधार हो सकते हैं और नामकरण के क्या-क्या आधार हो सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।